मेरे सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल उत्कर्ष क्लासेस फॉर जीके एंड जीएस में हार्दिक स्वागत है। हम अपनी आज की कक्षा में क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 10 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ेंगे। हम यह वीडियो दो पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में मानव नेत्र की संरचना और दृष्टि दोष से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में प्रिज्म और बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा आता है कि मानव नेत्र क्या होता है और इसकी संरचना कैसी होती है और कॉपी पर मानव नेत्र कैसे बनाएंगे। तो ये है हमारा मानव नेत्र। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक फेस को देखते हैं। इस फेस में यहाँ पर मानव का नेत्र हमको दिख रहा है। इस नेत्र के बारे में हमको डिटेल समझना है कि यह नेत्र बाहर से देखने में कैसा है और इसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है। तो हम अगर इसको जूम करते हैं तो हमको यहाँ पर एक ब्लैक कलर का सर्किल दिखाई देता है और यहाँ पर यह वाइट कलर का साइड उसका दिखता है। हम और डिटेल इसका देखते हैं। तो और डिटेल जब हम देखेंगे तब हमको क्या क्या दिख रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है ये वाइट पार्ट इधर भी है। फिर उसके बाद से ये एक बड़ा सर्किल, ये बड़ा सर्किल ब्लैक, ज़्यादातर केस में ब्लैक होता है लेकिन कुछ केस में ब्लू और ग्रीन भी हो सकता है। और इस बड़े सर्किल के अंदर में एक और सर्किल होता है। ये जो बड़ा सर्किल होता है इसको कहते हैं आइरिस। ये जो छोटा सर्किल होता है इसको कहते हैं प्यूपिल। ठीक है। तो ये तो हमारा जो बाहर से संरचना दिख रही है उसके बारे में है। अब यहाँ पर ये हमारा जो मॉडल है, इस मॉडल की आँख की संरचना हम देखें तो इस आँख का ज़्यादा पोर्शन इसके इस हेड के अंदर या फेस के अंदर होता है। अब हम अगर इसका डिसेक्शन करने का कोशिश करते हैं तब हमको ये डिसेक्शन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। जैसे ये सिंपल है, ये डिसेक्टेड पार्ट है। तो ये आँख यहाँ पर जो हमको इतना सा दिख रहा था वो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर एक्चुअल में वो आँख एक गोले की तरह है। इसको नेत्र गोलक कहते हैं। ये आँख हमारा जो बाहर से इतना छोटा सा दिख रहा था, अगर हम इसको डिसेक्शन करके देखें पूरे फेस का तो यह आँख हमको एकदम बिल्कुल गोले की तरह दिखता है और इस गोले को कहते हैं नेत्र गोलक। अब इस नेत्र गोलक की संरचना को हम थोड़ा और क्लियर देखते हैं। यहाँ पर नेत्र गोलक को सामने से देख रहे हैं, नेत्र गोलक को सामने से देख रहे हैं। तो ये हमारा आँख जो है यहाँ से यहाँ तक ये तो हमको दिखता है और ये पूरा पोर्शन क्या होता है, हमारे हेड के अंदर होता है। इसमें ये जो बड़ा सर्किल है, इस बड़े सर्किल को कहते हैं आइरिस और इस छोटे सर्किल को कहते हैं प्यूपिल। ये हम सामने से आँख को देख रहे हैं। अगर आँख को हम साइड से देखें, अगर आँख को हम साइड से देखते हैं तब ये जो हमारा नेत्र गोलक है या आई बॉल है वह साइड से इस प्रकार से दिखेगा। अब हम इस साइड से दिखने वाले नेत्र गोलक को इस तरह से खड़ी अर्थात लॉन्गिट्यूडिनल इसका सेक्शन हम काटते हैं। जब इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटते हैं तब यह कैसा दिखेगा। तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटने के बाद ये हमारा स्ट्रक्चर आ जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हम जब काटते हैं तो ये हम देखेंगे कि हमारा एक सर्किल बन गया। जो नेत्र गोलक होता है उसका जो स्फीयर होता है
वो 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। उसमें 3 लेयर्स होते हैं। सबसे पहला लेयर है स्क्लीरा। सबसे पहला लेयर है स्क्लीरा। स्क्लीरा के अंदर एक और लेयर है, इसको कहते हैं कोरोइड। और सबसे लास्ट में एक और लेयर है, इसको कहते हैं रेटिना। ये जो रेटिना है, अगर हम ध्यान से देखें, ये जो रेटिना है अगर हम ध्यान से देखें तो ये रेटिना आकर के यहाँ खत्म हो जा रहा है। रेटिना आकर के यहाँ पर खत्म हो जा रहा है। इधर भी वही चीज है, रेटिना आकर के यहाँ पर खत्म हो जा रहा है। लेकिन जो कोरोइड है, ये कोरोइड आगे आ रहा है, और आगे आने के बाद क्या कर रहा है, यहाँ पर ये बाहर की तरफ निकल जा रहा है, और यहाँ पर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना ले रहा है। और ये जो स्क्लीरा है ये व्हाइट कलर का होता है, ये सबसे बाहरी परत होती है। तो ये स्क्लीरा व्हाइट कलर का सबसे बाहरी परत है। इस सबसे बाहरी परत में हम देखेंगे कि ये जो स्क्लीरा होता है व्हाइट कलर का, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, अर्थात इसके आर पार देखा नहीं जा सकता है, परंतु यह आगे की तरफ आकर के उभार बना लेता है, और इस जगह से और इस जगह तक, इस जगह से इस जगह तक ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये इतना पोर्शन तो हमारा हेड के अंदर है, यहाँ से ये इतना पोर्शन हमारा हेड के अंदर है। हमको दिखाई कौन सा पोर्शन दे रहा है, यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन। तो ये व्हाइट कलर का दिखता है, नीचे भी यहाँ से यहाँ तक ये व्हाइट कलर में दिखता है, और ये आगे आने के बाद ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ये जो आगे आने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है, इस ट्रांसपेरेंट पार्ट को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। इस ट्रांसपेरेंट पार्ट को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। अर्थात ये जो स्क्लीरा है ये आगे आकर के थोड़ा सा उभार बना लेता है और ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो स्क्लीरा के इस वाले पार्ट को हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के अंदर ये हमारा जो कोरोइड वाला पार्ट था, ये आकर के यहाँ पर फैल जाता है, एक दरवाजे नुमा संरचना बना लेता है गोल सा। इसको कहते हैं आइरिस, IRIS, आइरिस। ये हमारा आइरिस है। और इसके बीच में जो छोटा सा जगह है, इस जगह को कहते हैं प्यूपिल। इस छोटे से जगह को कहते हैं प्यूपिल। तो स्क्लीरा सफेद रंग का अपारदर्शक लेयर होता है, जो कि आगे आने के बाद थोड़ा सा उभार बना लेता है और इस जगह पर यह पारदर्शक हो जाता है। इस पारदर्शक पार्ट को कॉर्निया कहते हैं। जो कोरोइड होता है, आगे आने के बाद एक मसल का दरवाजा बना लेता है वृत्ताकार, और इस जो मसल है, इस मसल को कहते हैं आइरिस, और इस मसल के बीच में जो जगह हमको खाली सा दिख रहा है, इस जगह को कहते हैं प्यूपिल। इस प्यूपिल के पीछे हमारा यहाँ पर एक लेंस लगा होता है, आई लेंस, और इस लेंस की मोटाई को और फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने के लिए एक मसल होता है, इस मसल को कहते हैं सिलियरी मसल, और ये लिगामेंट। तो लिगामेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, केवल सिलियरी मसल से है। तो लेंस को पकड़े रहने के लिए क्या बना हुआ है, सिलियरी मसल। लेंस को पकड़े रहने के लिए, थामे रखने के लिए सिलियरी मसल है, और यह लेंस को पतला कर सकता है और मोटा कर सकता है। जब लेंस को पतला करेगा तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और लेंस को दबा देगा अर्थात मोटा बना देगा। जब लेंस मोटा हो जाएगा तब इसकी फोकस दूरी घट जाएगी। पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक और मोटे लेंस की फोकस दूरी कम। तो यह हमारा जो नेत्र लेंस है, यह सिलियरी मसल के द्वारा अपनी फोकस दूरी को घटाता और बढ़ाता है, जिससे हमारे वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अब इसके बाद से कोई भी वस्तु कहीं पर भी है तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर होगा तो लेंस पतला होगा, और जब वस्तु नजदीक होगा तब लेंस मोटा हो जाएगा। रेटिना का यह जो पोर्शन होता है, यहां पर अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसका चित्र हमको बहुत साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। इस जगह को कहते हैं हेलो पॉइंट, पीत बिंदु। और यहां से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती हैं और वो पहुंचती हैं
ब्रेन तक। तो यहाँ पर अगर कोई इमेज बनेगा तो यह इमेज हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, अर्थात इस जगह पर बना हुआ इमेज हमको दिखाई नहीं देगा। इस पॉइंट को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो येलो पॉइंट या येलो स्पॉट पर जो चित्र बनेगा वह हमको बहुत साफ और स्पष्ट दिखाई देगा, परंतु ब्लाइंड स्पॉट जहां से नर्व, ऑप्टिक नर्व निकलती है ब्रेन तक जाने के लिए, वहां पर अगर कोई इमेज बनता है तो हमको दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका नाम है ब्लाइंड पॉइंट। तो ये तो हो गई हमारी पूरी स्ट्रक्चर। अब हम कॉपी पर, एग्जामिनेशन की कॉपी पर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे उसके बारे में देखते हैं। तो ये कोई सा भी सर्कल ले लीजिए। ये सर्कल हो गया, हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है। यहां पर इस सर्कल को इस तरीके से उभार बना देंगे। इसके बाद इसके नीचे एक और सर्कल बनाइए और उसके नीचे एक और सर्कल बनाइए। तो ये जो सबसे बाहर वाली सर्कल है इसका नाम है स्क्लीरा, उसके अंदर वाली सर्कल का नाम है कोरोइड और सबसे अंदर वाली सर्कल का नाम है रेटिना। ये रेटिना जो है यहां पर आने के बाद ये खत्म हो जाती है। यहां एक हमारा नेत्र लेंस है। इस नेत्र लेंस को थामने का काम जो मसल्स करेंगे इसको कहेंगे सीलियरी मसल। ये हमारा नेत्र लेंस। और ये जो हमारा कोरोइड था ये आगे आने के बाद एक इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इस जो स्ट्रक्चर जो बन गया इसको कहते हैं आइरिस। और यहां पर ये जो छूटा हुआ सा पोर्शन है, ये हमारा जो पोर्शन यहां पर छूटा हुआ है, इस छूटे हुए पोर्शन को कहते हैं प्यूपिल। और ये जो हमारा स्क्लीरा का ये जो उभरा हुआ ट्रांसपेरेंट पार्ट है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉर्निया। इतना ही स्ट्रक्चर हमको बनाना है। अब यहाँ पर एक और खास चीज क्या है कि ये थोड़ा सा स्पेस हमको खाली कर लेना है। और यहां से क्या होगा? ऑप्टिक नर्व बाहर निकलेंगे। रेटिना का ये जो पोर्शन है यहाँ पर, जहां पर स्पष्ट हमको चित्र बना हुआ दिखाई देगा, इसको कहते हैं येलो पॉइंट। इसको कहते हैं येलो पॉइंट। और ये जो पोर्शन है जहां पर हमको बना हुआ चित्र दिखाई नहीं देगा इसको कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट। तो ये हो गया हमारा नेत्र या आंख की संरचना। और कैसे बनाएंगे ये हो गया। इसके 3 लेयर हैं। सबसे बाहर स्क्लीरा है, उसके बाद कोरोइड है, उसके बाद लास्ट में रेटिना है। ये जो स्क्लीरा है आगे आने के बाद, स्क्लीरा व्हाइट कलर का होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। आगे आने के बाद ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, थोड़ा सा उभार बना लेता है, इसको कहते हैं कॉर्निया। और जो कोरोइड है यह लेंस को पकड़े रहने के लिए एक मसल बनाता है जिसको कहते हैं सीलियरी मसल। और लेंस के सामने एक दीवार, एक दरवाजा बना लेता है, उस दरवाजे को कहते हैं आइरिस। यह आइरिस, ये जो छोटा सा जगह है जिसको कहते हैं प्यूपिल, इस प्यूपिल के आकार को घटाता और बढ़ाता है। जब हम धूप में रहेंगे तब यह प्यूपिल को छोटा कर देगा, क्योंकि धूप में प्रकाश की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। धूप में प्रकाश की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और हमारे आँख के अंदर अगर बहुत ज़्यादा प्रकाश प्रवेश कर जाएगा तो रेटिना हमारी जल करके खत्म हो जाएगी। तो रेटिना को जलने से बचाने के लिए इस प्यूपिल के आकार को बहुत छोटा कर देता है ताकि हमारे आँख में बहुत कम रोशनी प्रवेश कर सके। और जब हम अंधेरे में होते हैं तब यह
प्यूपिल के आकार को बड़ा कर देता है, जिससे हमारे आँख में पर्याप्त रोशनी प्रवेश कर सके और हम चीज़ों को आसानी से देख सकें। अब अगर हम छत पर बैठे हों, अर्थात धूप में छत पर बैठे हों, उस समय हमारे प्यूपिल का आकार बहुत छोटा होता है, जिस कारण कम प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, लेकिन धूप में प्रकाश की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमारे लिए बहुत पर्याप्त है। जब हम अंधेरे कमरे में या अर्थात छत से हट करके हम कमरे के अंदर जाते हैं, तो कमरे के अंदर प्रकाश की मात्रा बहुत कम होती है, तो प्यूपिल के अंदर अब उतनी प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता है, इसलिए हमको कमरे के अंदर अंधेरा प्रतीत होता है। लेकिन थोड़ी देर जब हम कमरे में बैठ जाते हैं, तब इस प्यूपिल का आकार बढ़ जाता है और इतना बढ़ जाता है कि अब पर्याप्त मात्रा में प्रकाश अंदर जा सके। और जब पर्याप्त मात्रा में प्रकाश अंदर जाता है, तब हमको कमरे में दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात अगर हम बाहर की तेज रोशनी से हट करके कमरे के अंदर जाते हैं, तो हमको कुछ समय तक कमरे में अंधेरा दिखाई देता है, परंतु कुछ समय के बाद हमको कमरे में चीज़ों को देखने में दिक्कत नहीं होती है। तो उसका कारण क्या है? जब हम बाहर धूप में बैठे होते हैं तो प्यूपिल का आकार बहुत छोटा होता है, और जब कमरे में जाते हैं, तब जब तक प्यूपिल का आकार बड़ा नहीं हो जाएगा, तब तक हमको कमरे के अंदर अंधेरा प्रतीत होगा। तो ये हो गया हमारा आँख की संरचना। कैसे बनाना है, इसको बार बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसके बाद से हम आते हैं कि हमारे आँख में कैसे प्रतिबिंब बनता है। आँख के अंदर प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो जब हम आँख के अंदर प्रतिबिंब का बनना समझेंगे, तब उसको कैसे करना है। हम पहले एक नेत्र गोलक बनाते हैं। अब जब हम प्रतिबिंब का बनना समझेंगे, तब हम नेत्र गोलक के तीनों लेयर्स को नहीं बनाएंगे, हम केवल एक ही लेयर को बनाएंगे। प्रतीकात्मक रूप से हम समझेंगे कि क्या क्या है उसमें। यह है मुख्य अक्ष। यहाँ पर कोई वस्तु रखी है। इस वस्तु से एक प्रकाश किरण चलेगी, लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात यहाँ पर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी, यहाँ मिलेगी। और इसके पैर के पास से जो प्रकाश किरण चलेगी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात यहाँ चली जाएगी, और यहाँ से एक दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और यहाँ मिलेगी। अर्थात यहाँ पर जो वस्तु होगा, उसका प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। अर्थात इसका सर ऊपर था और इसका सर नीचे है, तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, लेकिन हमको आभास ऐसा होगा कि प्रतिबिंब सीधा है। हमारा ब्रेन उस हिसाब से उसको रीड करेगा। तो कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमारी रेटिना पर बनता है, तब हमको वह प्रतिबिंब बहुत साफ और स्पष्ट दिखाई देगा, अर्थात वस्तु हमको बहुत अच्छे से दिखेगी। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि यह जो प्रतिबिंब है, या तो रेटिना के पीछे बनता है या तो रेटिना के आगे बनता है। जब रेटिना के पीछे बनेगा या रेटिना के आगे बनेगा, तब हमें वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो वस्तु का साफ और स्पष्ट दिखाई कब होना है? जब वह रेटिना पर बनेगा। रेटिना के पीछे बने या रेटिना के आगे बने, तब हमको उस वस्तु का साफ और स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। तो जब यह रेटिना के पीछे और आगे प्रतिबिंब बनता है और वस्तु हमको साफ दिखाई नहीं देता है, तब हम ये कहते हैं कि उस दृष्टि में दृष्टि दोष है। तो दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो दृष्टि दोष में जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके उसके आगे और पीछे बनता है, तब इस प्रकार के दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख की निकट बिंदु और
दूर बिंदु से आप क्या समझते हैं? मनुष्य की आंख की निकट बिंदु और दूर बिंदु से आप क्या समझते हैं? तो जैसे ये पेन है, इस पेन को हमने इतनी दूरी पर रखा है, हमको पेन आसानी से दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे तो हमारी आंख अपने लेंस को एडजस्ट करेगी। जैसे यहाँ पर है तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, इसको और नज़दीक लाते हैं अभी भी इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। तो कुछ दूरी तक तो हमारा लेंस अपने आप को समायोजित कर लेता है और हमें चित्र अच्छे से दिखाई देता है, परंतु एक निश्चित दूरी के बाद अगर इसको हम और नज़दीक लाते हैं तब हमारे लेंस समायोजित नहीं हो पाते हैं, अथवा उनको समायोजित करने के लिए हमारी मांसपेशियों को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है, जिससे हमारे सर में दर्द होने लगता है। तो यहाँ पर वह न्यूनतम दूरी जहाँ तक हम इस वस्तु का प्रतिबिंब अच्छे से देख सकते हैं, इस वस्तु को अच्छे से देख सकते हैं, वह न्यूनतम दूरी आँख का निकट बिंदु कहलाता है और इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। तो निकट बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु जैसे चंद्रमा, तारे, इनको हम आसानी से देख सकते हैं, तो चंद्रमा और तारे को हम अनंत मानते हैं। तो दूर बिंदु अनंत हो गया, अर्थात अनंत पर रखी हुई वस्तु हमको आसानी से साफ दिखाई देती है। तो दूर बिंदु क्या हो गया? अनंत हो गया। तो कहता है मनुष्य की आंख का निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या है? तो आंख के अधिक से अधिक निकट का वह बिंदु, या अधिक से अधिक हटा दीजिए, आंख के निकट का वह बिंदु जिसे आंख बिना अपनी समंजन क्षमता लगा करके स्पष्ट देख सकती है, आंख का निकट बिंदु कहलाता है। और स्वस्थ आंख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। दूर बिंदु तो वह दूरतम बिंदु जिसे आंख बिना समंजन क्षमता अर्थात बिना किसी प्रेशर को लगाए स्पष्ट रूप से देख सकता है, आंख का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य आंख के लिए यह अनंत पर होता है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, दृष्टि दोष क्या है? तो दृष्टि दोष अर्थात हमको चीजों को देखने में दिक्कत हो या चीजें हमको धुंधली दिखाई देती हो, साफ और स्पष्ट चित्र न दिखाई देता हो, तो उसको हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो दृष्टि दोष में क्या होता है कि दृष्टि दोष में क्या होता है कि ये हमारा लेंस है, इसके पीछे समानांतर आती हुई प्रकाश किरणें रेटिना पर मिलती हैं और रेटिना पर स्पष्ट चित्र बनाती हैं, परंतु यदि यह प्रकाश किरण रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनाए अथवा रेटिना के आगे ही प्रतिबिंब बना दे, तब हमको प्रतिबिंब साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, और इस प्रकार के दोष को हम दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष हमारे पास कितने प्रकार के हैं? तो एक है निकट दृष्टि दोष और दूसरा है दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष की सबसे पहले परिभाषा, तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो उसकी परिभाषा दीजिए। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई देती हैं। विरोधाभास है, विरोधाभास का मतलब हमको जो लगेगा वो नहीं है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं, पास की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष की परिभाषा। कारण बताइए, निकट दृष्टि दोष क्यों होता है? तो निकट दृष्टि दोष में ये जो प्रकाश किरणें हैं, यह रेटिना से पहले, ये वाला हम हटा देते हैं,
तो निकट दृष्टि दोष में ये जो प्रकाश किरण है वो रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बना देती है। ये जो लेंस है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बना देता है। तो रेटिना से पहले क्यों बना देता है? तो उसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि लेंस मोटा हो गया, जिससे उसका फोकस दूरी कम हो गया, जिससे वह रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब को बना देता है। ठीक है। दूसरा, इसको हम हटा देते हैं और ये जो है, ये जो हमारा गोलक था, ठीक है, यह गोलक का आकार बढ़ जाता है। गोलक का आकार बढ़ गया तो रेटिना जो पहले इस जगह पर था, रेटिना अब यहां पर आ गया। तो इस कंडीशन में भी हम देखेंगे कि प्रकाश किरणें जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पहले ही बना दे रहे हैं, तो भी हमारा प्रतिबिंब साफ और स्पष्ट नहीं बनेगा। तो दूसरा कारण क्या है? गोलक, नेत्र गोलक, गोलक नहीं नेत्र गोलक बड़ा हो गया, जिससे जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पहले ही बन गया। तो इसके कारण परिभाषा हो गया और कारण हो गया। तो कारण दो है, लेंस मोटा हो गया जिससे फोकस दूरी कम हो गई और वह प्रतिबिंब को रेटिना से पहले बनाने लगा। अथवा दूसरा क्या है? नेत्र गोलक बड़ा हो गया जिससे रेटिना पीछे चला गया और अब प्रतिबिंब पहले बन रहा है। यानी कि पहले केस में हमारा लेंस डिस्टर्ब हो गया था और दूसरे केस में गोलक हमारा डिस्टर्ब हो गया है। तो ये दो कारण हो सकते हैं। अब इसके बाद से आता है निवारण। तो अब इसका निवारण क्या है? अर्थात निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को हमको चश्मा लगाना है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मा लगाना है और उसके चश्मे में लेंस कैसा लेंगे? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में लेंस हम कौन सा लगाएंगे इसको देखें। तो हम देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष में ये जो प्रतिबिंब था वो रेटिना के पहले ही बनने लगा था। तो हमको इस प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाना है। तो रेटिना पर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस प्रकाश किरणों को फैलाना पड़ेगा, इन प्रकाश किरणों को फैलाना पड़ेगा। ठीक है, इसको ये भी हटा देते हैं। तो ये लेंस क्या कर रहा है? जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बना रहा है, तो प्रकाश किरणों को फैलाना है। तो हमारे पास दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैला देता है और उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को सिकुड़ देता है। तो यहाँ पर प्रकाश किरणों को फैलाना है, इतना फैलाना है कि ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनाए। तो इसके निवारण के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? अवतल लेंस यूज करेंगे। जब अवतल लेंस हम लगा देंगे तो यह प्रकाश किरण क्या होगी? थोड़ी सी फैल जाएगी, इधर भी फैल जाएगी, इधर भी फैल जाएगी और फैल करके अब कहाँ जाएगी? अब रेटिना पर जाकर के मिलेगी। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमको अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें हमारा जरूरी है परिभाषा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। कारण, निकट दृष्टि दोष के निम्न दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है या तो नेत्र लेंस मोटा हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए, जिससे जो प्रतिबिंब है वह रेटिना से पहले ही बन जाए। दूसरा कारण है कि नेत्र गोलक बड़ा हो जाए जिससे रेटिना पीछे चला जाए और प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाए। निवारण, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में हमको अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। ये निवारण हो गया। बस यही 3 पॉइंट हमको पढ़ना है। ठीक है, और अगर हम चित्र भी बनाना चाहें तो चित्र इस प्रकार से बनाएंगे। दो गोलक बनाएंगे, पहले गोलक में समानांतर आती हुई प्रकाश किरणें रेटिना से पहले ही मिल जाएंगी। दूसरा हमको गोलक बनाना है, यहां पर रास्ते में एक अवतल लेंस लगा दीजिए।
ये प्रकाश की लड़ाई थोड़ी सी फैल गई, यहाँ से भी प्रकाश की लड़ाई थोड़ी सी फैल गई, और अब ये क्या हो रहे हैं, जा करके रेटिना पर मिल रहे हैं। यही दो चित्र बनाने हैं। किताब में आपको कई प्रकार के चित्र देखने को मिलेंगे, आपको बस यही दो चित्र बनाने हैं। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमको चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। अब इसके बाद से आता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? तो दूरदृष्टि दोष की परिभाषा, दूरदृष्टि दोष की परिभाषा, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है? तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो साफ और स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो साफ और स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। परिभाषा हो गया। अब आता है कारण। तो कारण दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? ये जो प्रकाश किरण आ रही है, यह प्रतिबिंब को रेटिना के पीछे बनाती है, प्रतिबिंब को रेटिना के पीछे बनाती है। तो कारण क्या हो सकता है इसका? तो कारण होगा, पहला कारण लेंस, नेत्र लेंस पतला हो गया, नेत्र लेंस पतला हो गया, जिससे एफ क्या हो गया, बढ़ गया, और एफ के बढ़ने के कारण अब जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि उस वाले में निकट दृष्टि दोष में गोलक का आकार बड़ा हो गया था और इसमें गोलक का आकार छोटा हो जाता है। इसमें गोलक का आकार छोटा हो जाता है। गोलक का आकार छोटा होने का मतलब है कि अगर हम इसको यहां पर फिर से बना दें तो ये इस जगह पर जा करके मिल रहा था रेटिना पर, लेकिन अगर ये छोटा हो गया अर्थात गोलक यहाँ पर आ गया तो रेटिना भी क्या होगा, यहाँ चला आया, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो दो कारण है कि लेंस पतला हो जाए जिससे एफ बढ़ जाए और प्रतिबिंब अब रेटिना के पीछे बने, और दूसरा कारण क्या है कि गोलक छोटा हो जाए जिससे रेटिना आगे सरक जाता है और प्रतिबिंब अब पीछे बनता है। तो ये दो कारण इसके हो गए। अब इसके बाद से आता है निवारण, अर्थात दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग करेगा। तो हम देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस था, यहाँ पर प्रकाश किरणों को क्या करना है, हमको इस जगह पर मिलाना है, अर्थात प्रकाश किरणों को सिकोड़ना है। तो प्रकाश किरणों को सिकोड़ने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो प्रकाश किरणों को सिकोड़ने के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करेंगे। तो इसके रास्ते में जब उत्तल लेंस लगा देंगे तो प्रकाश किरणों को क्या करेगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ सिकोड़ देगा, और अंदर की तरफ सिकोड़ देगा तो यह जाकर के आप रेटिना पर मिलेंगे। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हमको उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। इसके लिए जो हम चित्र बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो इसमें हम दो चित्रों का निर्माण करेंगे, दो चित्र बनाएंगे। पहला चित्र बनाएंगे, ये समानांतर आती हुई प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे जाकर के प्रतिबिंब बनाती हैं। और जो दूसरा चित्र हम बनाएंगे, यहाँ रास्ते में एक उत्तल लेंस लगा देंगे और अब यह आती हुई प्रकाश किरण यहाँ पर थोड़ी सी हल्की से अंदर की तरफ झुक जाएंगी, यह भी प्रकाश किरण थोड़ी सी अंदर की तरफ झुक जाएगी और यह जा करके अब रेटिना पर मिलेगी। यह आपतित प्रकाश किरण हो गया। यही दो चित्र हमको बनाना है। किताब में कई प्रकार के चित्र दिए हैं जो कि समझने में बहुत कठिन है। तो ये हमारा हो गया निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पर।
इसमें कहता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो उसके लिए हम कौन सा लेंस लेंगे? अवतल लेंस। चश्मे में कौन सा लेंस लगाएंगे? अवतल लेंस लगाएंगे। एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है और पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस या चश्मा लगाना होगा? लेंस अर्थात चश्मा लगाने के बाद वह वस्तु को कहाँ रखना चाहता है? 25 सेंटीमीटर पर। चश्मा लगाने के बाद 25 सेंटीमीटर, और बिना चश्मे का कहाँ पर? बिना चश्मे के वह 20 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु को पढ़ सकता है, पुस्तक को पढ़ सकता है। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको आपको नहीं लिखना है। आपको सीधा सीधा जब भी दृष्टि दोष का न्यूमेरिकल होगा तो सीधा सीधा आपको सॉल्व करना है। कैसे? तो बिना चश्मे के जहां तक वो पढ़ सकता है उस दूरी को कहते हैं v, 20 सेंटीमीटर। बिना चश्मे के वह जहां तक पढ़ सकता है उस दूरी को कहते हैं v, और दृष्टि दोष में v और u दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। चश्मा लगाने के बाद वह वस्तु को जहां रख करके पढ़ता है उसको कहते हैं u। बिना चश्मे के जहां तक वह देख सकता है उसको कहते हैं v, और चश्मा लगा करके वो जो देख सकता है उसको कहते हैं u। तो अब कहता है कि जो चश्मे में लेंस लगाया गया है वो उसकी फोकस दूरी क्या है? तो हम देखेंगे कि लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होता है वो किस में होता है? माइनस में होता है। तो हम जो सॉल्व करेंगे उसमें f की वैल्यू माइनस में आनी चाहिए। तो 1/f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। 1/v की वैल्यू कितनी दी है? -20, माइनस 1/u की वैल्यू कितना दिया है? -25। ये हो जाएगा -1/20, और ये माइनस मिलकर के प्लस 1/25। 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है? तो 20 और 25 का एलसीएम होता है 100। नीचे वाले से भाग दो, 20 पंजे 100, 5 आ गया, 5 का ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5, और ये माइनस का साइन हो गया, ये प्लस। नीचे वाले से भाग दो, 25 चौके 100, 4 आ गया, 4 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 4 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा? -1/100। ये किसके बराबर है? 1/f बराबर। तो f बराबर कितना हो जाएगा? -100 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे f की वैल्यू कितनी आ गई है? माइनस में। माइनस का मतलब क्या हो गया? अवतल लेंस। ये माइनस में आ गया, इसका मतलब हमारा न्यूमेरिकल सही है। अब कहता है कि यहाँ पर ये जो लेंस लगाई गई है इसकी क्षमता भी पता करें। तो इसकी क्षमता पता करते हैं। तो क्षमता का फार्मूला क्या होता है? क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर 1/f, जबकि f किस में है? मीटर में है। या दूसरा फार्मूला होता है 100/f, जबकि f की वैल्यू किस में है? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर f की वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में आई है, तो इसलिए हम इस पहले वाले फार्मूले को यूज नहीं करेंगे, हम फार्मूला दूसरा यूज करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 100/-100, माइनस का साइन हो गया, 100 से 100 कट जाएगा, कितना जाएगा? 1 या 1.0 डायोप्टर। क्षमता की मात्रक डायोप्टर होता है। तो इसमें ये जो थ्योरी लिखा हुआ था इस थ्योरी को हमको नहीं लिखना है, हमको सीधे सीधे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष, अर्थात यह क्वेश्चन भी निकट दृष्टि दोष का है। तो इसमें हम चश्मे में लगाएंगे अवतल लेंस, और इसका जो f होगा वो माइनस में आना चाहिए। ये तो हमने रफ वैसे ही लिख लिया, ठीक है। कहता है अधिक से अधिक 10 मीटर की वस्तु को देख सकता है, अर्थात बिना चश्मे के वह कहाँ तक देख सकता है? 10 मीटर। तो v कितना हो गया? 10 मीटर, और ये 10 किस में होगा? माइनस में होगा। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में हमको u और v दोनों बता दिया था, लेकिन इसमें क्या कहता है कि 10 मीटर तक तो देख सकता है सही दृष्टि के लिए। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर अर्थात अनंत की वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो सही दृष्टि का मतलब क्या हो गया कि चश्मा लगा करके उसको अनंत की वस्तु को भी देखना है।
बिना चश्मे के वो कहाँ तक देख सकता है? 10 मीटर तक। और चश्मा लगा करके कहाँ तक देखना है? अनंत तक। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अनंत। तो कहता है लेंस की प्रकृति, तो लेंस की प्रकृति हमको पता ही है कि अवतल लेंस होना चाहिए। फोकस दूरी, तो हमारा फार्मूला क्या है? 1/f, ये फोकस दूरी। तो 1/f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। 1/v की वैल्यू कितना है? -10 मीटर, माइनस 1/u की वैल्यू क्या है? अनंत है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -1/10 माइनस 0। तो इस 0 को हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? 1/f बराबर -1/10। तो f बराबर कितना हो जाएगा? -10 मीटर। माइनस का मतलब हो गया कि अवतल लेंस यूज हो रहा है। 10 मीटर का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो हम अवतल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं उसकी फोकस दूरी कितनी है? 10 मीटर है। अब उसके बाद से कहता है उसकी क्षमता भी पता करें। तो क्षमता का फार्मूला क्या होता है? तो क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर 1/f, जबकि f की वैल्यू मीटर में हो। और दूसरा फार्मूला क्या होता है? 100/f, जबकि f की वैल्यू सेंटीमीटर में हो। तो यहाँ पर हमारा क्या किस में दिया है? मीटर में। तो हमको ये वाली वैल्यू नहीं रखनी है। कितना हो जाएगा? 1/, ये 10 है तो -10 बराबर कितना हो जाएगा? -10 से 1 में भाग दे देंगे तो हो जाएगा 0.1 डायोप्टर। अर्थात जो लेंस हम यूज करेंगे उसकी क्षमता कितनी है? 0.1 डायोप्टर। और फोकस दूरी कितनी है? 10 मीटर। अब हमारा अगला क्वेश्चन, किसी निकट दृष्टि दोष, इसमें भी निकट दृष्टि दोष ही है। तो निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस। दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर पर है। अर्थात वह 80 सेंटीमीटर की वस्तु को देख रहा है, 80 सेंटीमीटर की वस्तु को देख रहा है। और इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति क्या होगी? तो सबसे पहला, तो जहां तक वो देख रहा है बिना चश्मे के, उस दूरी को क्या कहेंगे? v कहेंगे। कितना दिया है? -80 सेंटीमीटर। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ और स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर या अनंत की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो चश्मा लगा करके उसको क्या देखना है? अनंत पर वस्तु को। तो चश्मा लगा करके उसको अनंत की वस्तु को देखना है, अर्थात u बराबर कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। माइनस अनंत लिखो चाहे केवल अनंत लिखो। तो कहता है कि जो लेंस हम लगाएंगे उसकी फोकस दूरी, तो 1/v माइनस 1/u। 1/v कितना दिया है? -80 माइनस 1/ अनंत, ये -1/80 हो जाएगा। और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, -0। तो ये हो जाएगा -1/80। ये किसके बराबर है? 1/f बराबर। तो f बराबर कितना हो जाएगा? -80 सेंटीमीटर। माइनस आ गया अर्थात अवतल लेंस, माइनस आ गया अर्थात अवतल लेंस। और फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर। अर्थात इस व्यक्ति को एक अवतल लेंस यूज करना पड़ेगा जिसकी फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर हो। क्षमता निकालना है तो क्षमता P बराबर होता है 1/f, जबकि f किस में है? मीटर में। और दूसरा क्या होता है? 100/f, जबकि f किस में है? सेंटीमीटर में। तो P बराबर कितना हो जाएगा? 100/, इसको हटा देते हैं, पूरा फिर से लिख देते हैं। P बराबर 100/f, f सेंटीमीटर में। तो कितना हो जाएगा? 100/f की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? -80 बराबर -80 से 100 में भाग देते हैं। यहाँ हम किनारे लिख करके भाग देते हैं। तो 100 हो गया, ये 80 हो गया। एक बार में 80 कम 80 बचा हासिल 20, दशमलव लग गया, 0 बढ़ गया, 200 हो गया। 80 दूनी 160, बचा हासिल 40, दशमलव लगा 0 बढ़ गया, 80 बचे 400, अर्थात 1.25 डायोप्टर। यहाँ पर जो हम लेंस यूज करेंगे उसकी क्षमता 1.25 डायोप्टर होगी। और फोकस दूरी कितनी होगी? 80 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल्स।
दूरदृष्टि दोष। अभी तक हम जो क्वेश्चन किए थे, हमने इसके पहले 3 प्रश्नों को किया और उसमें निकट दृष्टि दोष था। इस बार क्या आ गया है? दूरदृष्टि दोष। तो कहता है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में जो हम चश्मा लेंगे उसमें कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। कम से कम 50 सेंटीमीटर तक की वस्तु को पढ़ सकता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है और 50 सेंटीमीटर तक की वस्तु को पढ़ सकता है। अभी चश्मा नहीं लगाया है तो 50 सेंटीमीटर तक की वस्तु को पढ़ सकता है। तो बिना चश्मे के जिस दूरी तक देख सकता है उसको कहते हैं v। तो कितना हो जाएगा? -50 सेंटीमीटर। उसे सही दृष्टि के लिए, तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु साफ और स्पष्ट दिखती है, परंतु निकट का मतलब 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पर वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो यह व्यक्ति जो 50 सेंटीमीटर तक तो पढ़ सकता था, लेकिन चश्मा लगाने के बाद उसको कहाँ देखना है? 25 सेंटीमीटर पर। तो जो u की वैल्यू होती है वो या तो अनंत होगी या तो 25 होगी। अनंत कब होगा? निकट दृष्टि दोष के केस में, और दूरदृष्टि दोष के केस में कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। क्योंकि दूरदृष्टि दोष में चश्मा लगाने के बाद उसकी कोशिश यह रहती है कि हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकें। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि अनंत पर, अर्थात चंद्रमा और तारे उसको साफ नहीं दिखाई देते हैं, तो चंद्रमा और तारे को साफ देखने के लिए उसको जो लेंस लगाना होगा अवतल लेंस लगाना होगा, और उसका u की वैल्यू अनंत हो जाएगी। और दूरदृष्टि दोष में u की वैल्यू हो जाएगी 25। और जो पहला न्यूमेरिकल हमने किया था उसमें u और v दोनों दे दिया था, तो उससे हमको मतलब नहीं है। जब नहीं दिया है तब हमारी u की वैल्यू अनंत होगी या तो 25 होगी। तो यहाँ पर u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -25 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको दूरदृष्टि दोष है। दूर की वस्तु साफ दिखाई दे रही है परंतु 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही है, उसको 25 सेंटीमीटर पर वस्तु को रख करके देखना है। तो यहाँ पर जो है हमको क्या करना है? सबसे पहले उसका फोकस पता करना है, और फिर कहता है कि चित्र बना करके भी समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फोकस पता कर लेते हैं। तो फोकस 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u। 1/v कितना है? -50 माइनस 1/u कितना है? -25। -1/50 हो गया, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/25। एलसीएम कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। नीचे वाले से भाग दो, 50 से कम 50 एक बार में गया, एक का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हो गया -1, प्लस नीचे वाले से भाग दो, 25 दूनी 50 दो बार में गया, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हो गया 2। ये कितना हो गया? 1/50। ये किसके बराबर है? 1/f बराबर। तो f बराबर कितना हो जाएगा? +50 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया? 50 प्लस में आया है, अर्थात उत्तल लेंस। तो हमने पहले भी बताया था कि उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं, तो इसकी फोकस दूरी प्लस में ही आनी चाहिए थी, माइनस में आता तो न्यूमेरिकल गलत। तो हमको जो लेंस यूज करना है वो उत्तल लेंस होगा, और उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। अब इसका क्षमता भी अगर ज्ञात करना है तो क्षमता P बराबर, ये सेंटीमीटर में है तो फार्मूला हमारा हो जाएगा 100/, फोकस दूरी सेंटीमीटर में, तो 100/, फोकस दूरी कितना दिया है? +50। तो +50 बराबर कितना हो जाएगा? +2 या 2.0 डायोप्टर। अर्थात यहाँ पर जो लेंस होगा उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 या 2.0 डायोप्टर, और प्लस में होगी। ठीक है, अब कहता है किरण आरेख खींच करके समझाइए। तो किरण आरेख खींचते हैं। तो किरण आरेख खींचने के लिए सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा? एक मुख्य अक्ष बनाते हैं, फिर इसके बाद एक उत्तल लेंस बनाते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने चित्र बनाना समझाया हुआ था। इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर हम f लेते हैं, और 8 सेंटीमीटर की दूरी पर 2f लेते हैं। इधर भी 4 सेंटीमीटर की दूरी पर नाप करके करना है f, और 8 सेंटीमीटर की दूरी पर 2f बनाते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी 8 सेंटीमीटर लेते हैं। इसके बीच में हम ये प्रकाश केंद्र हो गया।
ठीक है, ये स्केल से नाप करके करेंगे। ये हमारा थोड़ा सा कम हो गया है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम आते हैं प्रश्न के हिसाब से। तो f की वैल्यू कितनी थी? 50, अर्थात यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 50। इसके पहले हमने 4 सेंटीमीटर लिखा था, तो कॉपी पर चित्र बनाने के लिए था, ठीक है ना, कि स्केल से हम 4 सेंटीमीटर नाप करके लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर लिखना क्या है? यहाँ पर लिखना है ये 50। वो 4 सेंटीमीटर दूरी हम नाप करके केवल चित्र बनाएंगे, लेकिन क्या लिखेंगे? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब u की वैल्यू कितनी थी? 25 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ से यहाँ तक अगर 50 सेंटीमीटर है तो इसके ठीक बीच में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर कोई वस्तु हमने रख दिया है। इस वस्तु का चित्र कहाँ बन रहा है? इस वस्तु का चित्र है 50 सेंटीमीटर माइनस, अर्थात प्रतिबिंब इधर ही बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं? तो एक तो प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और इसके फोकस से होकर के जाएगी, और दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी? इसके प्रकाश से केंद्र से होकर के जाएगी। इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर चूंकि हम बोर्ड पर बना रहे हैं इसलिए बहुत एक्यूरेट नहीं बनेगा। यहाँ पर हमको करना क्या है? ये 50 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो 50 सेंटीमीटर अर्थात यहाँ पर इस जगह पर ये फोकस भी 50 था और प्रतिबिंब 50 पे बन रहा है। तो इस जगह पर हम क्या करें? एक हम प्रतिबिंब पहले ही बना देते हैं, और ये प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। और ये जो है, ये दोनों प्रकाश किरणें क्या होंगी? इस जगह पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये हो गया आपतित, ये हो गया अपवर्तित प्रकाश किरण, जिसके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, और पीछे जब डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं तो इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, और यह प्रतिबिंब कितना है? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और यह प्रतिबिंब आभासी होगा। तो ये चित्र हमको बना करके समझाना है। ठीक है, यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर लिखा है, ये 10 नहीं है, ये 25 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु कहाँ रखा गया था? 25 सेंटीमीटर पर, और प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है? 50 सेंटीमीटर। फोकस भी 50 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब भी 50 सेंटीमीटर पर ही मिल रहा था। तो ये हो गया हमारा मानव नेत्र की संरचना, दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष की परिभाषा, और दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष से संबंधित न्यूमेरिकल्स। अब हम दूसरे पार्ट में प्रिज्म के न्यूमेरिकल और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे।